नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की बमबारी जारी, अस्पताल पर भी हमला। सोमवार के हवाई हमलों में कम से कम 33 लोगों की मौत। ईरान के सेना प्रमुख हुसैन सलामी का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम देशों में खूनी संघर्ष और आतंकवाद के लिए अमेरिका जिम्मेदार, वो कब्जों और नरसंहार की फैक्ट्री है। अमेरिका में चुनावों के बीच नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में किया मिसाइल टेस्ट, एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जापान और साउथ कोरिया में बढ़ी टेंशन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, कमला हैरिस के लिए भारत में हो रही पूजा। एलन मस्क बोले, ट्रंप हारे तो ये चुनाव होगा आखिरी। स्पेन में बाढ़ का कहर, 217 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, 80 फ्लाइट्स रद्द और रेल यातायात भी ठप। कनाडा में मंदिर पर हमले के मामले में पुलिस अधिकारी सस्पेंड, लहराया गया था खालिस्तानी झंडा, 3 लोगों पर केस दर्ज। भारत ने कहा था कि ट्रूडो सरकार इस पर एक्शन ले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को लगाई लताड़, कहा कि कनाडा में ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां चरमपंथी ताकतों को कैसे दिया जा रहा राजनीतिक स्थान। पाकिस्तान आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा, अब 3 के बजाय 5 साल होगा आर्मी चीफ का टर्म। दावा, फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार का फैसला। मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, बिना इजाजत की थी तालिबानी डिप्लोमेट से मुलाकात। विदेश मंत्रालय बोला उन पर कार्रवाई होगी। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। कई घंटों तक तानाशाह किम जोंग उन के हथियारों का प्रदर्शन चलता रहा। साउथ कोरिया की सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किम जोंग उन के देश ने मंगलवार को पूर्वी समुद्र की तरफ कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इस बात की सटीक जानकारी नहीं दी गई है कि उत्तर कोरिया ने कितनी मिसाइल दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक माना जाता है कि मिसाइलें पहले ही समुद्र में गिर चुकी हैं और अभी तक इनसे किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी JCS ने जानकारी दी कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से समुद्र की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है। JCS ने शुरू में कहा कि उसने पूर्वी सागर यानी जापान सागर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगाया था, लेकिन बाद में बताया गया कि मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 7:30 बजे प्योंगयांग ने कई छोटी दूरी की मिसाइलें दागी थीं। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक JCS ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल डेटा को अमेरिका और जापानी अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि मिसाइलों ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दक्षिण में स्थित सारीवोन इलाके से लॉन्च के बाद लगभग 400 किलोमीटर यानी 248 मील की दूरी तय की। जापान की सरकार ने भी इस मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की और जापान के तटरक्षक ने बताया कि एक प्रक्षेपास्त्र समुद्र में ऐसे क्षेत्र में गिरा जिसके बारे में NHK समाचार आउटलेट ने कहा कि यह देश के समुद्री विशेष अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया था। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया के अभी तक के टेस्ट किए गए किसी भी दूसरे हथियार की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ी और ज्यादा समय तक हवा में रही। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका की धरती को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने रविवार को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी के B-1B बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया था।
दक्षिण कोरिया की सैन्य खुफिया एजेंसी ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने अपने 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारी भी पूरी कर ली है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव पिछले कई सालों से अपने चरम पर है, क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बार बार अपने बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का प्रदर्शन किया है। साथ ही कथित तौर पर यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध का समर्थन करने के लिए हथियार और उत्तर कोरियाई सैनिक भी भेजे हैं। उत्तर कोरिया ने रूस के लिए लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने से इनकार किया है, लेकिन उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई भी तैनाती अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं होगी। सोमवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बैठक करते हुए दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री चो ताए युल और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बेरेल ने यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध में लड़ने के लिए प्योंगयांग द्वारा हथियार और सैनिक भेजने के बदले में उत्तर कोरिया को रूसी परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के संभावित ट्रांसफर पर गहरी चिंता जाहिर की थी। चो और बोरेल ने कहा कि इस तरह के तकनीकी ट्रांसफर अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को खतरे में डालेंगे और कोरियाई प्रायद्वीप और दुनिया भर में शांति और स्थिरता को भी खतरे में डालेंगे। बोरेल ने इसके साथ ही प्योंगयांग और मॉस्को से रूस से उत्तर कोरियाई सैनिकों को फौरन वापस बुलाने का आह्वान किया। उत्तर कोरियाई नेता की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए सैन्य अभ्यासों की निंदा करते हुए इसे प्योंगयांग के लिए खतरा बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं को सही ठहराती हैं। बीते शुक्रवार को उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी यानी कि KCNA ने इस मिसाइल की पहचान हवांगसोंग 19 ICBM के तौर पर की थी और इसे दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक मिसाइल बताया था। KCNA ने जानकारी दी थी कि देश के नेता किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट को देखा और उत्तर कोरिया की अद्वितीय रणनीतिक परमाणु हमले की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। माना जा रहा है कि अमेरिकी चुनावों के दौरान इन मिसाइलों के दागे जाने से इलाके में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने दोनों देशों यानी नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के मकसद से किम जोंग उन से मुलाकात भी की थी। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। स्पेन का बार्सिलोना शहर इन दिनों प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। यहाँ अचानक आई बाढ़ ने विनाशकारी तबाही मचाई है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, जिसमें अब तक 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। इस दर्दनाक आपदा ने देश में गहरी निराशा और आक्रोश भर दिया है। स्पेन के मौसम विभाग ने बार्सिलोना के कैटेलोनिया इलाके को रेड अलर्ट पर रखा है। बार्सिलोना में स्पेन के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट अल्प्रेट हवाई अड्डे पर भी इस बाढ़ का असर देखा जा सकता है। अनुमान है कि प्रति वर्ग मीटर 150 लीटर पानी बरसा है, जिसके चलते 80 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है और फिर उनके टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया है। सोशल मीडिया पर हवाई अड्डे से पोस्ट की गई तस्वीरों में बड़े इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जबकि टर्मिनल की इमारतों के कुछ हिस्सों में भी पानी भर गया है और सीढ़ियों से पानी बह रहा है। बाढ़ के कारण इलाके की कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। बाढ़ की वजह से इस इलाके में रेल सेवा भी रोक दी गई है। बाढ़ राहत में लगे कर्मी अब भी वहां अंडरग्राउंड पार्किंग में फंसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। स्पेन में आई इस बाढ़ के बाद राहत कार्यों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का ये भी आरोप है कि बाढ़ की चेतावनी बेहतर होने से इस तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। स्पेन में अचानक आई बाढ़ को इस सदी में सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है। इसमें कई गांव तबाह हो गए हैं, जिसमें कम से कम सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अकेले पूर्वी वेलेंशिया प्रांत में ही 217 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
स्पेन में बाढ़ से हो रहे नुकसान पर राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई शहर बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारी प्राथमिकता पीड़ितों और लापता लोगों को ढूंढना है ताकि हम उनके परिवारों की पीड़ा और दर्द को खत्म करने में मदद कर सकें। इस दर्दनाक आपदा ने स्पेन के लोगों में गहरी निराशा और आक्रोश भर दिया है। रविवार को जब स्पेन के राजा फेलिप VI, रानी लेटिजिया और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाके पायपोर्ता का दौरा किया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की भारी भीड़ ने उन पर कीचड़ फेंका और अपशब्द भी कहे, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पायपोर्ता इलाके में बाढ़ की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राजा रानी और प्रधानमंत्री ने एक संकट केंद्र का दौरा किया था। जब वो लोगों से बातचीत करके हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, गुस्साई भीड़ में कुछ लोगों ने उन्हें हत्यारा कहा और उन पर कीचड़ फेंक दी। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और राजा रानी को छतरियों से घेरना पड़ा ताकि कीचड़ से बचाया जा सके। बाद में किंग फेलिप VI ने कहा कि स्पेन को इस तबाही से प्रभावित लोगों के गुस्से और हताशा को समझना चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि सरकार उनके साथ है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और क्षेत्रीय नेता कार्लोस माजोन पर लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा दिखा। माजोन ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं इस जनाक्रोश को समझता हूं और इसे स्वीकार करना मेरी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री सांचेज की कार का पिछला शीशा भी टूट गया। सांचेज ने जनता के दुख को समझने का दावा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने हिंसा की निंदा भी की। घटना के बाद स्पेनिश मीडिया ने इसे कुछ दूर दराज के समूहों का उकसावा बताया, जिस पर उप प्रधानमंत्री मारिया जीसस मोंटेरो ने कहा कि सरकार लोगों के दुख का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगी। बाढ़ की आपदा के बीच वॉलंटियर्स ने खाना, पानी और सफाई के उपकरणों के साथ बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि प्रशासन ने सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए सीमित संख्या में वॉलंटियर्स को अनुमति दी थी, फिर भी हजारों लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए खुद जा पहुंचे। इस मुश्किल घड़ी में वॉलंटियर्स की मदद को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से और ज्यादा मदद की अपेक्षा की है। स्पेन के मौसम विभाग ने वेलेंसिया इलाके में रविवार को रेड अलर्ट जारी किया था और वहां सोमवार तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आपातकालीन सेवाओं ने चेतावनी दी है कि डेथ टोल अभी और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सी गाड़ियां और पार्किंग एरिया पानी में डूबे हुए हैं, जिन्हें खाली करना बाकी है और इनके खाली होने के बाद ही सही हालात और आंकड़ों का पता चल सकेगा। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।